गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्लू आइज में। दोस्तों, यह तमिलनाडु की जो नई लेटेस्ट बुक आई है 2019 का रिवाइज एडिशन है, उसकी मैं बात करूंगा आज आपके साथ। और ये हिंदी में बात करूंगा क्योंकि देखो, इंग्लिश मीडियम में आप देखेंगे कि तमिलनाडु की जो हिस्ट्री की बुक आती है काफ़ी फेमस बुक है और इसके कंटेंट भी काफ़ी प्रिसाइज हैं। लेकिन प्रॉब्लम इस बुक के साथ यह है कि बुक इंग्लिश मीडियम में है, तो मैं आपके लिए हिंदी माध्यम में इस बुक के चैप्टर वाइज वीडियोस लेकर के आ रहा हूँ, ताकि आप इसको ज़्यादा पूरे समय मत दीजिए। पूरे बुक्स को नहीं पढ़ना है आपको। मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है कि कौन कौन से पॉइंट जो होंगे वो इम्पॉर्टेंट होंगे, उसकी बात करेंगे। और साथ में मैं आपको ये बता दूं कि जो एंसेंट हिस्ट्री का पार्ट होता है और ख़ास करके आप मॉडर्न इंडिया का और मेडाइवल का, तो ये जो एनसीईआरटी जो तमिलनाडु की जो बुक है, इसमें आपको दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करनी है। पहला एंसेंट हिस्ट्री की बात करनी है और दूसरा इसका थोड़ा सा मेडाइवल का पार्ट देखना है। मॉडर्न इंडिया में नहीं, मॉडर्न इंडिया का जो आप बिपिन चंद्रा की बुक पढ़ते हैं या राजीव अहिर की बुक पढ़ते हैं, वो दिस इज सफिशिएंट। उसके लिए आपको इस बुक को सेकेंड पार्ट में ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि आप देखोगे खास करके जो साउथ इंडिया का जो सोसाइटी थी, खास करके संगम लिटरेचर की बात कर लो, गुप्ता कुछ काल्स हैं जैसे गुप्ता हो गया, कृष्णदेव राय हो गए, ये सब का जो एरिया है ना, काफ़ी अच्छा से कवर इस बुक्स में किया गया है, जिसकी मैं आपको यहाँ पे दूंगा और हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप स्टे ट्यून रहिए और देखिए आपको कैसा ये वीडियो लगता है। पहला जो चैप्टर है फ्रेंड, वो चैप्टर है अर्लियर इंडिया फ्रॉम बिगिनिंग टू द इंडस सिविलाइजेशन। शुरुआत की बात ये कर रहा है कि आपको सिंधु सभ्यता तक की बात करना है, फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्टिंग से। और स्टार्टिंग का बात मतलब हो गया कि प्रागैतिहासिक काल से लेकर के। तो चलिए देखते हैं पहला टॉपिक में आपका टॉपिक क्या है, उस टॉपिक को हम आपके साथ कवर करेंगे। तो पहले टॉपिक का जो आज का जो सेशन है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि आपको इन्होंने दिया है कि टू नो द स्टोन एज ह्यूमंस ऑफ इंडिया, मतलब भारत के जो पाषाण युग हैं उसमें जो मनुष्य रहते थे उनके बारे में आपको जानना है। इस चैप्टर में आपको पता चलेगा। दूसरा कि जो भारत के जो पूरा पाषाण युग था और मध्य पाषाण युग, उनके बीच की जो सोसाइटी थी, ठीक है, उन समाजों को समझने में सोसाइटी ऑफ इंडिया जो थी पैलोलिथिक एंड मेसोलिथिक काल का, उसको समझना है। तीसरा इस चैप्टर का उद्देश्य यह है कि जो नव पाषाण थे उसकी क्रांति के महत्व को जानना है। नियोलिथिक रिवॉल्यूशन का क्या इंपॉर्टेंस था उसको जानना है। और साथ में यह तीसरा चौथा पॉइंट होगा, यह है कि टू हैव द नॉलेज ऑन साइलेंट फीचर ऑफ द इंडस कल्चर, मतलब सिंधु संस्कृति जो थी उसकी प्रमुख जो विशेषताएं थी उसके बारे में हमें यह चैप्टर में पता चलेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मैं चैप्टर 1 आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जो पहला चैप्टर था वो यही है कि अर्लियर इंडिया के बारे में बात करनी है और कहाँ से, फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब शुरुआत से लेकर के आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन तक, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता तक की बात करनी है। फ्रेंड्स, आपको मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे बता दूं। आपको पता होगा कि जो प्रागैतिहासिक काल है, जिसको हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एरा, ठीक है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। आपको पता होगा कि प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसकी जानकारी हमें प्रातत्विक, मतलब स्टोन वगैरह से, स्रोतों से प्राप्त होती है। कोई लिखित में इसका कोई एविडेंस नहीं है। और इस काल में जो इतिहास थी उसकी जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो लिखित रूप में प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल जो है उसको प्रस्तर युग भी कहते हैं। और इसी चीज़ को इसमें डिस्कस भी किया गया है और इन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। जैसे इन्होंने, आपको देख रहा होगा यहाँ पे कि इन्होंने कहा कि जो आर्कोलॉजिकल सोर्स जो है हमारा, ठीक है, जो आर्कोलॉजिकल जो सोर्स है वो कहता है कि दिस इज द अंडरस्टैंडिंग द लॉन्ग स्पेन ऑफ द टाइम ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मतलब जो भारतीय इतिहास है उसकी जो लॉन्ग टाइमिंग है, कार्यकाल है, उसको समझने में आर्कोलॉजिकल सर्वे का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसमें इन्होंने कहा कि जो आर्कोलॉजिकल साइट्स होते हैं, जैसे आप देखोगे जियोलॉजिकल सेंटिमेंट, मतलब कि कोई फॉसिल वगैरह है या कुछ जो बोलते हैं ना पत्थर वगैरह हैं, एनिमल का बोन्स हो गया, आपका स्टोन टूल्स हो गया, या रॉक पेंटिंग हो गया, जो पत्थरों पे पेंटिंग की जाती है उसकी आप बात करो तो ये आर्टिफैक्ट्स कुछ बोलते हैं ना कि पत्थर का, मोतियों, पत्थर का, सीप का, मोतियों का जो गहने वगैरह होते थे, उन सब से एक इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है आर्कोलॉजिकल सर्वे से। ठीक, दूसरी बात कि जो नो रिटन एविडेंस, इन्होंने सीधा क्लियर कहा, जो मैंने अभी आपको बताया कि कोई रिटन एविडेंस नहीं होगा। साथ में हड़प्पा जो होगा
एज ए जो यूज़ की गई थी स्क्रिप्ट। आपको पता है कि हड़प्पा कालीन में जो स्क्रिप्ट यूज़ किया जो अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। तो ये सोर्स बताया था इन्होंने। दूसरा इसमें एक इम्पॉर्टेंट यह था कि जो फ्यूनल है, एनिमल और प्लांट, फ्लोरा और फौना की जो बात करते हैं, वो भी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अंडरस्टैंडिंग का प्रोवाइड करता है आपको कि दिस इज द रिलेशन ऑफ द स्टोन एज पीपल एंड देयर एनवायरमेंट। उस काल में, उस समय में जो लोग रहते थे उनके बीच का कैसा रिलेशन होता था वो भी बताता है। फ्लोरा एंड फौना जो है, एनिमल और प्लांट्स है, वो भी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं। दूसरा आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे फ्लोरा एविडेंस है इन द फॉर्म ऑफ चीयर्ड सीड हो गया, पॉलिन या पॉलीलिथिस प्लांट स्टोन के रूप में, जो एक तरह से इंफॉर्मेशन आपको बताता है कि कैसे जो स्टोन एज के पीपल थे वो टू यूज द गेन ऑफ द नॉलेज फार्मिंग प्रैक्टिसेस का, ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलता है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि जो ह्यूमन जीन्स होते हैं या जो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री होता है, जो माइग्रेशन की बात करते हैं, वो कहता है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करता है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि हम ये पता करते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन ये मुझे देता है कि प्री हिस्टोरिक माइग्रेशन की इन्फॉर्मेशन हो जाती है। वहीं पे आप देखोगे कि जो लैंग्वेज होता है, जो अदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द हिस्ट्री है, जैसे आप देखोगे इंडो आर्यन, इंडो तिब्बत बर्मन हो गया, एस्ट्रो एशियाटिक हो गया, ये सब लैंग्वेज भी किसी न किसी रूप से आपको किसी काल के हिस्ट्री को जानने में मदद मिलती है। तो अब मैं बात करूं प्री हिस्टोरिक इंडिया का, मतलब बात होती है प्रागैतिहासिक काल का, तो आपको पता है, मैंने अभी आपको बोला कि इस हिस्ट्री का कोई भी रिटेन इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो लिखी गई है वो पढ़ी नहीं गई है, और जनरली इसको पाषाण युग कहते हैं, प्रस्तर युग कहते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टोन एज। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है। प्रागैतिहासिक काल का सिंपल सा अर्थ यह है कि प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है कि इतिहास से पूर्व का ज्ञान, ठीक है। प्रागैतिहासिक, पैलियोलिथिक, ठीक है। पहला मैं आपको बता दूं, एक होता है पैलियोलिथिक जिसको हम बोलते हैं पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा होता है मेसोलिथिक जिसको हम बोलते हैं मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा होता है नियोलिथिक, नियोलिथिक है जिसको बोलते हैं नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है। यदि एज की बात करो, इन लोगों का काल का बात करो, तो ये लगभग 5 लाख, ठीक है, से लेकर के 50,000 की बात कर रहा है। उसके बाद आप देख लो दूसरा हो गया जो तुम्हारा मध्य पाषाण काल हो गया, वो 10,000 से 7,000 तक। मतलब इस तरह से एक कालक्रम है जो यूपीएससी में एग्जाम में नहीं पूछेगा कि कितना कालक्रम है, क्योंकि ये कोई एक्यूरेट नहीं है, एक तरह से ये एजम्पशन है, ठीक है। तो 9000 ईस्वी पूर्व से देखोगे विश्व का लेकर ईसा पूर्व भारत में लगभग 7,000 की बात करता है नियोलिथिक का। तो इस तरह से कालक्रम निर्धारित होता है। लेकिन ये जो बुक है ना, ये बुक काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड बुक है और इसने काफ़ी ना बहुत अच्छे से क्लियर चीज़ें की है। जैसे इसमें देखोगे इन्होंने बात किया है कि कहता है कि जनरली दिस द पीरियड बिफोर इन्वेंशन ऑफ द स्क्रिप्ट, जब स्क्रिप्ट जो है, लेखन है, जो लिपि है, उसके डेवलपमेंट से पहले की बात करता है कि वो डिफाइन करता है जो कालक्रम होता है इतिहास का, उसको कहता है स्टोन एज, ब्रोंज एज और आयरन एज। एक्चुअली ये नाम इसलिए पड़ा कि कौन सा मटेरियल किस काल में यूज किया गया है, ठीक है। आप देखोगे कि नेम ऑफ द मटेरियल्स दैट यूज्ड, फॉर एग्जाम्पल देखोगे पेंटेड ग्रे है, वेयर कल्चर है, आयरन एज कल्चर है, ठीक है। जो पहला साइज डिफाइन किया गया, जो पहला साइट खोजा गया, उसके अकॉर्डिंग उस कल्चर का नाम रखा जाता है। जैसे आप देखोगे हड़प्पन, ठीक है, यूज एज ए नेम ऑफ द कल्चर, इसको यूज किया गया। दूसरा आप देखते हो कि जो अर्लियर एज ऑफ हिस्ट्री है, उसमें जो ओल्ड स्टोन है उसको क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक, प्रागैतिहासिक काल। इस प्रागैतिहासिक काल को, पैलियोलिथिक को 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला है लोअर पैलियोलिथिक कल्चर, दूसरा है मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर और तीसरा है अपर पैलियोलिथिक कल्चर। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको ध्यान में रखना है कि जब हम स्टोन एज को पास पढ़ रहे हैं तो 3 पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि पीरियड आफ्टर द ओल्ड स्टोन एज पैलियोलिथिक इज कॉल्ड मेसोलिथिक, जो पैलियोलिथिक के बाद मेसोलिथिक, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। मेसोलिथिक के बाद नेओलिथिक, जिसको हम बोलते हैं नवपाषाण काल। तो पहले ध्यान में रखना आपको पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। ये 3 चीजें आपको ध्यान में हो गई। अब देखो
लोअर पैलोलिथिक कल्चर की जब मैं बात करूं तो इसमें क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इसमें 2-3 चीजें याद रखनी है। पहला कि देखोगे कि जो फर्स्ट पैलोलिथिक टूल्स था वो आइडेंटिफाई किया गया था पालावरम नियर चेन्नई में, ठीक है। जो जिनके द्वारा खोजा गया था उनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फूटे, 1863। अब यहाँ पे नाम ध्यान में रखना है, लेकिन ध्यान ये रखना कि एक्चुअली ये बुक को जब आप पढ़ोगे ना तो साउथ इंडिया ओरिएंटेड है। साउथ इंडिया की कंटेंट इतने ज़्यादा इसमें मिलेंगे आपको कि जो हिस्ट्री ऑप्शनल होगा उन्होंने पढ़ा होगा, लेकिन जो जनरल स्टडीज़ की बुक पढ़ रहे हैं उनके लिए इतना डिटेल उन्होंने पढ़ा नहीं होगा। लेकिन आप देखेंगे कि जब भी इन्होंने किसी कल्चर की बात किया है या किसी स्पेसिफिक इवेंट की बात किया है तो उसको साउथ इंडिया के साथ जोड़ने की कोशिश की है, तो ध्यान रखिएगा ये बात। दूसरी कि जो लिथिक टूल्स थे उसमें कहा जाता है कि स्टडी ऑफ द प्री हिस्ट्री मैनुअल डिपेंड अपॉन द लिथिक टूल्स। जो टूल्स यूज़ किए जाते थे, जो हथियार यूज़ किए जाते थे, पत्थर के बने होते थे, वो जनरली एक यूज़ किया जाता था प्री हिस्ट्री के स्टडी को पता करने के लिए, ठीक है। आपको ध्यान में ये क्वेश्चन यहाँ पे एक चीज़ बन सकता है कि जैसे आप देखोगे कि जो इंडस्ट्रीज था, ठीक है, अब यहाँ पे उद्योग की बात नहीं, यहाँ पे जो इस कालक्रम में कुछ ना कुछ तो काम को होता ही होगा। जैसे मान लो कोई आर्थिक रूप में कैसे कह सकते हो, जैसे आप मान लो किसी का शिकार करना है, ठीक है, रहते कैसे थे, ये सब आप देख सकते हो कि कैसे पैलोलिथिक कल्चर्स में इन्होंने डिवाइड किया है। पैलोलिथिक में इन्होंने बताया कि अर्ली, मिडिल और लेट एल्यूशियन इंडस्ट्री। एल्यूशियन का नाम आप ध्यान में रखना है, यहाँ पे बहुत जगह यूज किया जाएगा और कुछ और नहीं, आपका नाम हड़प्पन का ही है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एल्यूशियन और हड़प्पन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो मैं जहां भी यूज करूंगा उसको हड़प्पन एज ए आप समझिएगा। इसमें यह कहा गया कि जो टूल्स होता था हड़प्पन में उसमें पॉलीहेड्रॉन, एस्फोराइड, हैंड एक्स, कुल्हाड़ी वगैरह, क्लीवर होता था और फ्लैग टूल्स वगैरह। तो ये सब का ध्यान में नहीं रखना है, इसको गूगल नहीं करना है अब फ्लैग टूल क्या था, सेफाइड कैसा, तो ध्यान रखना है कि कुल्हाड़ी टाइप का था लेकिन पत्थर के बने होते थे, क्लीवर भी होता था, इस टाइप से। एल्यूशियन ट्रेडिशन में आप देखोगे कि ये जनरली अब्सेंट होता है कहाँ, वेस्टर्न घाट में। ये ध्यान रखना है कि जो हड़प्पा जो था, हड़प्पा ट्रेडिशन जो आपको दिखता है वो कहाँ कहाँ अब्सेंट है, वेस्टर्न घाट में, कोस्टल एरिया और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो देखो कितना अच्छा, बहुत अच्छी बुक है, आप इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा ना तो इस सब पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एक बार बुक को फिर बाद में आप डाउनलोड कर लेना या मुझे बताना, मैं पीडीएफ इसका प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ देखना, बहुत अच्छी बुक है और मैं इसको अंडरलाइन भी कर दूंगा, तो ताकि आपको दोबारा पढ़ेंगे भी तो अंडरलाइन भी उसको पढ़ लोगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ध्यान रखना है कि हड़प्पन ट्रेडिशन की मैं बात करूँ तो कहाँ एब्सेंट है, तो वेस्टर्न घाट में नहीं है, कोस्टल एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में नहीं है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि जो इसमें कहा गया था कि इसके कारण क्या है, तो देखो हैवी रेनफॉल इज एट्रीब्यूटेड टू द अब्सेंस। उसके अब्सेंस होने में जो एट्रीब्यूट्स क्या काम करता है, हैवी रेनफॉल। उसी तरह से इस पॉइंट को ध्यान में रखना। दूसरा एक शब्द यहाँ पे जो मैंने कहा था, एक सोहेनियन है, आक्वेलियन है, जो कहता है कि यह बताता है कि टू इंडिपेंडेंट कल्चर ट्रेडिशन, हैंड एक्स, ठीक है, एंड पेबल फ्लैग, सोहेनियन, इन दोनों में दो डिफरेंस है। एक जगह तो हैंड एक्स का यूज किया गया है, एक पेबल फ्लैग्स का यूज किया गया है सोहेनियन में। ध्यान में ये रखना है कि जो एक्वेलियन इंडस्ट्री था मेनली हैंड एक्स था, हाथ का बना हुआ जो कुल्हाड़ी टाइप का ना, एक्स कुल्हाड़ी बोलते हैं, और क्लीवर था। जो सोहन इंडस्ट्री था वो कंसीडर किया जाता है ओनली चॉपर एंड चॉपिंग टूल्स। तो ध्यान रखिएगा, यदि सोहन इंडस्ट्री की बात करें, सोहानियंस की बात करेगा तो वहाँ पे ओनली चॉपर एंड चॉपिंग टूल्स होता था। ध्यान में रखना है कि जो सोहना इंडस्ट्री थी उसका नाम सोहन नदी के नाम पे पड़ा था और वो कहाँ है, वो पाकिस्तान में, ठीक है। यहाँ पे दो कल्चर ट्रेडिशन आपको होगा लेकिन नॉट कंसिडर्ड एनी डिस्टिंक्ट एनी लॉन्गर, मतलब लंबे समय में उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखा गया। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि दो शब्द यहाँ पे यूज़ किया गया है जो ब्लॉक्स में है, इसको एक बार जरूर देखें। इस वीडियो को रोक करके नहीं होगा, ये पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। अगला जो डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूँ तो डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स की पैलोलिथिक जो लोअर पैलोलिथिक टूल्स है वो देखोगे कहाँ कहाँ पाया गया है। देखो बहुत अच्छा से एक जगह पे भी पॉइंट मिल रहे हैं तुम्हें कि लोअर पैलोलिथिक टूल्स की जो बात करें वो फाउंड है मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, भारत के अधिकतर जगहों में पाया गया है, एक्सेप्ट छोड़कर, कहाँ भाई, तो कुछ रीजन है जैसे गंगा वैली, गंगा की घाटी वाला एरिया, दक्षिण तमिलनाडु का एरिया, हिली एरिया ऑफ द वेस्टर्न घाट का हिली एरिया। तो इस तरह से आप देखोगे नियर द चेन्नई, बहुत सारे प्लेस है चेन्नई में, उसका नाम का यहाँ यूज़ किया। जो तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दे रहे हैं वो ये सब नाम को तो ध्यान में रखेंगे, लेकिन हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो इतना डिटेल में आपके ना स्टेट पीसीएस में आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन है यूपीएससी में, लेकिन ये ध्यान मोटा मोटी ध्यान जरूर रखना है
कि जो लोअर पैलोलिथिक टूल्स हैं वो कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, एक्सेप्ट सम प्लेस इन इंडिया, तो उसमें देखना है। जैसे गंगा वैली का फ्यू रीजन ऑफ द, इसको छोड़ करके बहुत ऐसे जगह पे पाए जाते हैं। लोअर पैलोलिथिक की बात कर रहे हैं। अब वहीं पे देखो कर्नाटका हो गया, भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, एंड इंपॉर्टेंट पैलोलिथिक साइट्स एलिसियन टूल्स इज फाउंड। अब कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे कुछ फाइंड आउट किए गए हैं, कुछ जगह मिले हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा मैंने इसमें एक और चीज़ अंडरलाइन किया है, वो जो ध्यान रखना है ये है कि जो एनिमल फॉसिल है ना, जो जानवरों के जो अवशेष हैं, एनिमल फॉसिल है, वो भी एक तरह से बताया जाता है पैलियो इन्वायरमेंट के बारे में। जैसे आप देखोगे कि नर्मदा वैली, नर्मदा घाटी जो है, वहाँ पे एनिमल फॉसिल में देखो एल्फास नेमार्डक्स, इस हाथी को देखो एल्फास नेमार्डक्स, इसके फॉसिल मिले हैं। वहीं पे आप देखोगे एक है आपका मिला है वहाँ पे, जैसे इसको बोलते हैं गेन टस्ट ऑफ द प्री हिस्टोरिकल एलिफेंट। दूसरा है एस्टेगोडॉन गैनेशा, ठीक है, गेन प्री हिस्टोरिकल एलिफेंट को बोला जाता है। बोस नोमैडिक एक्वस नेमिडिकस। तो इस तरह से ये नाम है, थोड़ा सा इंग्लिश का टर्मिनोलॉजी है, ये थोड़ा सा नाम ध्यान रखना, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएगा। एग्जाम में जहाँ भी क्वेश्चन आएगा मैं यहाँ पे हाईलाइटेड कर दूंगा, पीटी जरूर लिख दूंगा। जैसे मैंने आपको बोला कि कौन कौन से एरिया में है, ये वाला पॉइंट था, यहाँ पे आप ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ से पॉइंट को कवर करना। दूसरा मैंने यहाँ पे बोला था कि ये कौन कौन से कहाँ पे जो एक्वेलियन ट्रेडिशन है वो कहाँ कहाँ पे एब्सेंट है वो देखना। दूसरी बात एक चीज़ और ध्यान रखना है, इस चैप्टर के अंदर में वो चैप्टर था कि वे ऑफ लाइफ कैसी थी। देखो यूपीएससी का क्वेश्चंस देखोगे ना तो बहुत ही क्वेश्चन ना अब वो डीप में जा रहे हैं, और डीप में जाने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस नए फॉर्म होगा लेकिन चैप्टर तो वही है, लेकिन वहाँ से अब डीप में, जैसे पैलोलिथिक कल्चर की मैं बात करूँ, जो उस समय के जो लोग थे लोअर पैलोलिथिक कल्चर के, वहाँ पे जनरली लोगों का कल्चर देखोगे वो हंटेड एनिमल था, जानवरों का शिकार वो करते थे। गैदर रूट्स था, नट्स था, फ्रूट्स था, मतलब इन सबको इकट्ठा करना, चुनना। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि उनका जो रहन सहन था, ठीक है, रहन सहन में देखोगे लिव इन द ओपन एयर, खुले आसमान में रहना, खुले हवा में रहना, रिवर वैली में रहते थे, केव में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, रॉक शेल्टर होता था, जो पत्थरों की जो गुफाएं होती थी उसको एज ए रॉक शेल्टर वो यूज करते थे। और इसका एविडेंस आपको दिखेगा, आपको इसका एविडेंस दिखेगा भीमबेटका में, मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका है वहाँ दिखेगा, चेन्नई में भी दिखता है, क्योंकि गोडियाम एक प्लेस है नियर द चेन्नई। अब मैंने बोला ना आपको ये बुक कहाँ की है, तमिलनाडु की है। तो ये जब भी कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको देंगे ना तो कोशिश करते हैं कि क्या उससे कोई रिलेशन साउथ इंडिया में किसी प्लेस से था या नहीं था, यदि है तो फिर उसके कंटेंट को यहाँ पर वो ऐड करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा वे ऑफ लाइफ कैसी थी लोअर पैलोलिथिक कल्चर के। अब देखिए, अब बात होती है, अब सवाल होती है मिडिल पैलोलिथिक कल्चर की। जब मैं मिडिल पैलोलिथिक कल्चर की मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए, अब ध्यान में रखिएगा, भुलाइएगा मत, पैलोलिथिक का मतलब पूरा पाषाण काल, और पूरा पाषाण काल के अंदर हम देख रहे हैं लोअर मिडिल और अपर की बात, ठीक है। तो अब देखिए मिडिल पैलोलिथिक मतलब मध्य पूरा पाषाण काल की मैं बात कर रहा हूँ, मध्य पूरा पाषाण काल, ठीक है। अब देखो इसमें कहा जाता है कि इस प्लेस में लगभग 4 लाख साल बिफोर प्रेजेंट, अभी से लगभग 4 लाख साल पहले एक लमसम टाइम दिया गया है, चेंज टुक प्लेस एट द लिथिक टेक्नोलॉजी, और साथ में स्पेसीज ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर डाइवर्जेंस लाइक ए होमो इरेक्टोलिथिक कल्चर का जो वे ऑफ लाइफ हमने अभी आपके साथ बात की कि उन्होंने ओपन एयर में रहते थे, रिवर वैली में रहते थे, केव में रहते थे, रॉक शेल्टर में रहते थे, और इसका एविडेंस, इसका साक्ष्य हमें मिलता है भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में वहाँ दिखता है, गुडियम है नियर द चेन्नई दिखता है। और एक चीज़ आपको यहाँ देखना था, जो मिडिल पैलोलिथिक कल्चर था, अब मैं मिडिल की बात कर रहा हूँ। मिडिल का मतलब ये हो गया फ्रेंड्स कि आपका जो मध्य पूरा पाषाण काल, इसकी बात करें तो इसको लिखते हैं हम मध्य पूरा पाषाण काल, ठीक है। अब देखो इसके अंदर, इसके याद रखना, इसमें कहा लगभग कहा जा रहा है कि 4 लाख ईयर बीपी मतलब बिफोर प्रेजेंट। यहाँ पे आपको दिखेगा खास करके स्पेसिस में ह्यूमन एंसेस्टर का डाइवर्सिटी यहाँ दिखेगा, स्पेसिस में आपका दिखेगा होमो इरेक्टस जो इस पीरियड में एग्जिस्ट करता है, मतलब पाया जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इस काल में आप देखोगे कि भारत में खास करके स्पेशली इन इंडिया मिडिल पैलोलिथिक जो है फर्स्ट आइडेंटिफाई किया गया था HD संकालिया के द्वारा, कहाँ पे परवा नदी के
जो निवासा जगह पे था, प्रवारा नदी के किनारे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो इस तरह से इतना डिटेल तो नहीं जाएगा, लेकिन ये चीज़ मोटा मोटी आपको याद रखना है कि जो मिडिल पैलोलिथिक कल्चर है वो कहाँ पे फाइंड आउट किया गया है। तो याद रखना कि प्रवारा रिवर इन नेवासा। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इस चैप्टर में एक चीज़ और इन्होंने दिया था कि इंडस्ट्री जो था, जो वहाँ पे टूल्स यूज़ किए जाते थे, वो किस टाइप का होता था। तो मिडल पैलोलिथिक जो था उसमें हैंड एक्स था। ठीक, हैंड एक्स, क्लीवर हो गया, चॉपर का यूज़ होता था, चॉपिंग टूल का यूज़ होता था, स्क्रैपर्स होते थे। इस तरह से ये सारे हथियार होते थे जो पत्थर के बने होते थे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। फ्लैग इंडस्ट्री था प्रीडोमिनेंटली, मतलब काफ़ी मात्रा में था मिडिल पैलोलिथिक पीरियड में। ये चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद देखोगे कि मिडिल, अब यहाँ पे प्लेस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर मैं आपको यहाँ पे पी लिख देता हूँ, पीटी। अब देखो यहाँ पे याद रखना कि मिडिल पैलोलिथिक की बात किया जाए, साइट की बात किया, जो कहाँ कहाँ मिला है, तो किन किन नदियों के किनारे मिला है, तो याद रखना नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना। ठीक है, और भी कुछ नदियाँ हैं, लेकिन मोटा मोटी आपको जो दिया हुआ है वो है नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा एंड यमुना के बीच। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इसमें वे ऑफ जो लाइफ थी मेन कैस्टेटिक्स में, आप देखोगे मिडिल पैलोलिथिक पीपल आर ऑक्युपाइड इन ओपन एयर। मैंने पहले भी बात की है, केव होगा तो रॉक शेल्टर्स यूज होता था। वो हंटर गैदरिंग करते थे, शिकार करते थे, खाना बदोश की ज़िंदगी थी। खानों कंदमूल फूल जो होता था उसको वो इकट्ठा करते थे। इनका जो मेन फीचर्स था इंडियन मिडिल पैलोलिथिक पीरियड का, उसमें देखोगे कि टूल बिकम स्मॉलर, जिनके जो पत्थर के हथियार होते थे ना वो बहुत छोटे छोटे होते थे। दूसरा, वो डिक्रीज द यूज ऑफ हैंड एक्स के यूज को कम होने लगा अदर टूलों के, अदर जो टूल्स होते उसकी अपेक्षा। उसके बाद देखोगे कोर प्रिपरेशन टेक्निक था कुछ टूल्स प्रोडक्शन में। उसके बाद देखोगे चैट, जैस्पर, इस टाइप का जो क्वार्ट्ज रो एलिमेंट होते थे, जिसका वो पत्थर वगैरह का यूज़ करके कुछ बनाते थे, उस टाइप का यूज़ होता था। तो ये वे ऑफ लाइफ था, मेन कैस्टेटिक्स था मिडिल पैलोलिथिक का। अब अपर पैलोलिथिक में देखो क्या ध्यान रखना है। अपर पैलोलिथिक को बोला जाता है कि जो मिडिल पैलोलिथिक उसके ऊपर का जो पार्ट है, जो आगे का भाग है, उसको बोला जाता है अपर पैलोलिथिक। इसमें देखोगे कि इनोवेशन जो होता है जनरली इसमें मार्क किया जाता है कि इस पीरियड में जनरली मार्क किया गया इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी में जो इन्वेंशन होता है, मतलब हथियार इनका देखोगे धीरे धीरे वो कैसे चेंज होता जाएगा। जैसे आपको ये फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ अपर पैलोलिथिक श्राइन। ठीक है, इसमें ट्रेंगुलर स्टोन मतलब तिरछा कलर का पत्थर का अपर पैलोलिथिक श्राइन में मिलेगा। सिमिलर टूल इन द कंटेम्परेरी श्राइन, उस समय के और भी जो अलग, जैसे आप कहते हैं ना कि लोअर, मिडिल और अपर, तो उनमें इस तरह के पहले वाले को बता रहा है किस तरह के स्टोन पाए गए। अभी जो ट्रेंगुलर स्टोन था, तो जनरली इसका डिफाइन ये किया जाता है कि जो टूल्स यूज़ किया जाता है उसका इनोवेशन था। दूसरा, इनमें ये किया जाता है कि ये जो एरिया देखोगे उसी काल में जो सहारा के एरिया है, सब सहारा अफ्रीकन एरिया है। ठीक है, उसमें भी लगभग कहा जाता है 3 लाख साल अगो इस तरह के जो मानव थे वो माइग्रेट करते हैं। ठीक है, और एशिया में लगभग 60,000 ईयर्स अगो की बात किया जाता है। तो इस तरह से ये डिटेल हो जाता है अपर पैलोलिथिक का। लेकिन आपको फिर यहाँ पे मैं बोलूँगा, ये बुक में बहुत सारा डिटेल है क्योंकि ये 11th-12th के बच्चों के लिए लिखा गया है। लेकिन आपको यहाँ से कुछ पॉइंट्स प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेंगे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि यूपीएससी का जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि किस तरह से ये यूपीएससी में क्वेश्चन में ये पूछा गया है, और यहाँ से कुछ टॉपिक्स क्वेश्चन के यूपीएससी में कवर भी किए गए हैं। ठीक है, तो अब आगे मैं बात करूँगा इसी में। जैसे मैं एक बात करूँ आपके साथ कि पूरा पाषाण काल, पहले मैं अपर की बात कर लेता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ और पॉइंट आपको बता रहा हूं, उसमें ही आप देखिएगा। जैसे उसमें भी आपने देखा था कि वे ऑफ लाइफ कैसी थी लोअर पैलोलिथिक में, फिर मिडिल पैलोलिथिक में। उसी तरह से अपर पैलोलिथिक में बोलता है कि आपको ध्यान में रखना है कि जो यहाँ पे लिथिक टूल्स था, जो इंडस्ट्रीज थी, इन सब की बात यहाँ पे किया इन्होंने। दूसरा, इन्होंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बात किया, तो यहाँ पे देखना मैक्रोलिथिक जो बहुत छोटे छोटे टीनी स्टोन टूल्स होते थे उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है अपर पैलोलिथिक में। और ठीक याद रखिएगा, सिलिका रिच एक रॉ मटेरियल्स होता था जिसके सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती थी, ऐसे वो रॉ मटेरियल यूज़ करते थे। ये कहाँ पे आपको दिखेगा, वो आपको दिखेगा कुरनूल का गुफा जो है आंध्र प्रदेश में, वहाँ आपको दिखेगा। जो क्रोनोलॉजी इसका देखो तो क्रोनोलॉजी कहता है कि टाइम बैक टू द 40,000 साल से लेकर लगभग 10,000 साल बिफोर प्रेजेंट, अभी से लगभग इतना के पीरियड बता रहा है। दूसरा ये पॉइंट याद करना इसमें भी कि वो लोग रहते थे गुफाओं में, साथ में ओपन एयर भी यहाँ भी था, स्पेस फॉर लिविंग होता था। मेलभावी इन कर्नाटका में जगह में आपको दिखेंगे इसके साक्ष्य, कुर्नूल के जो हो गया आंध्र प्रदेश में,
फिर गोदावरी खानी हो गया तेलंगाना में, बागोर और बागोर 2 हो गया सोन वैली मध्य प्रदेश में, फिर पाटन एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ भी आपको दिखेगा। ये सारे जगह पे आपको दिखेंगे अपर पैलोलिथिक साइट। तो ये भी आपका प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए आगे आपको दिखेगा कि यहाँ पे ऑस्ट्रिच का जो अंडे के सेल होता है वो पाया जाता है। सेल और स्टोन बीड्स होते हैं। एक जगह है जवालपुरम इन आंध्र प्रदेश, पाटन इन महाराष्ट्र, अभी मैं बात किया था। उसी तरह से आप इस तरह से देखोगे बाटाडोमा इन लेना और फाइयान केव इन श्रीलंका, वहाँ भी आपको अपर पैलोलिथिक साइट का कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो इस तरह से आपको ये दिख रहा होगा, फिगर में भी मैंने यहाँ पे भी बुक में दिया हुआ है कि ऑस्ट्रिच का जो एग सेल है वो कैसा दिखता था, उसकी फिगर यहाँ दी है। जब बे ऑफ लाइफ की मैं बात करूँ तो बे ऑफ लाइफ में आप देखोगे कि एविडेंस यहाँ पे मिलता है आर्ट इन द अपर पैलोलिथिक में कला की। अब ध्यान रखना, एक तो यहाँ पे कला दिखेगा। कला कैसे दिखेगा? पत्थरों पे दिखेगा पेंटिंग, जो भीमबेटका वगैरह का आप देखते हो कि फिगर दिखता है, देखो कलर पेंटिंग दिखता है भीमबेटका पे, ठीक है। ये ऑर्नामेंट्स जो मतलब गले वले में पहनते थे, गहने वगैरह दिखेंगे पत्थरों के, उसका एविडेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। साथ में जो मेसोलिथिक फ्रेंड्स है, अब मैं मेसोलिथिक कल्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा हिंट पॉइंट दे देता हूँ कि जिसको आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में क्या रखना है? कुछ पॉइंट इसलिए कि देखो, स्थल की मैं बात करूं पैलोलिथिक का, ठीक है। पैलोलिथिक में मैंने बोला कि 3 पार्ट में बता हुआ है, लोअर पैलोलिथिक, ठीक है, मिडिल पैलोलिथिक और अपर पैलोलिथिक, यही था ना। पैलोलिथिक में आप क्या देखे थे? लोअर पैलोलिथिक कल्चर, दूसरा मिडिल पैलोलिथिक कल्चर और अपर पैलोलिथिक कल्चर। नटसेल में मैं बता दूं कि कुछ पॉइंट यहाँ याद रखना। जैसे जो लोअर पैलोलिथिक कल्चर था उसमें देखोगे कि मानव ने ना आग का आविष्कार यहाँ पे कर चुका होता है लोअर पैलोलिथिक में, और लोग जो थे वो समूह बनाकर, ठीक है, समूह बनाकर शिकार करते थे, भोजन का संग्रह करते थे, कंद मूल फूल जो होता था उसका संग्रह वो करते थे। दूसरा जो स्थल मैंने आपसे बात की और थोड़ा सा डिटेल में बता दो, जैसे आप कश्मीर का देख लो, राजस्थान का थार देख लो, उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर है उसमें जो स्थित बेलन घाटी है, भीमबेटका हो गया, भीमबेटका की जो गुफाएं होंगी, नर्मदा घाटी जो मध्य प्रदेश का जो एरिया है वहाँ देखो, सोहन घाटी, अभी मैंने आपको बात की कि सोहन नदी घाटी था, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। इस काल में जो देखोगे लोअर पैलोलिथिक काल में तो आप जो औजार थे उसमें जो क्वार्टाजाइट पत्थर होता था उसके बने कुल्हाड़ी होते थे, हाथों का बना हुआ हस्त कुठार हैंड एक्स बोलते थे, गरासा चॉपर जो होता था काटने के लिए होता है, ये सब यूज होता था। वहीं पे मिडिल पैलोलिथिक में मैंने आपके क्या साथ क्या क्या डिस्कस की, मैंने आपको बताया कि ये जो काल था इसमें आप देखोगे फ्लैग कल्चर, फलक संस्कृति आपको दिखाई देगा। दूसरा यहाँ पे आग का जो प्रयोग होता है व्यापक रूप से होने लगता है। साथ में इस काल में आपको दिखेंगे कि पत्थर के जो गोले से जो वस्तुओं का निर्माण होने लगा। इसके जो प्लेसेस में मैंने आपसे बात की, पैलेसेस में मैंने आपको बताया कि कैसे देखोगे मध्य प्रदेश का जो नर्मदा घाटी है, राजस्थान का डिडवाना का एरिया हो गया, महाराष्ट्र का नेवासा हो गया, उत्तर प्रदेश का आप मिर्जापुर ले लो, पश्चिम बंगाल में बांकुड़ा हो गया, पुरुलिया हो गया, ये सब भी स्थल ना जो मिडिल पैलोलिथिक कल्चर से संबंधित है। एक चीज़ और कि जो मिडिल पैलोलिथिक का जो औजार वगैरह था उसमें आप देखते हो कि पत्थर की जो पपड़ियों के फलक बनते होते, हिंदी में मैं बोलूँ तो छेदनी हो गया, खुरचनी हो गया, खुरचने वाला चीज़ें हो गई, ये सब हथियार थे। और इन हथियारों में आप देखोगे क्वार्टाजाइट के अलावा जैस्पर भी है और चट आदि पदार्थों का भी यूज़ किया गया था, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। जो अपर पैलोलिथिक कल्चर की मैं बात करूँ तो अपर पैलोलिथिक कल्चर में यह था कि जैसे आप देखोगे कि इसके काल में आप देखते हो कि होमो सैपियंस जो आधुनिक मानव का जो उदय हुआ, इस काल में आप देखते हो कि मानव सेल जैसे रॉक शेल्टर, जो पत्थरों का जो शेल्टर बनाए जाते थे उसका भी आपको उपयोग मिलेगा। साथ में हमने ये भी बताया कि इसमें कल्चर भी दिखता है, मानव चित्रकारी भी दिखता है, नक्काशी भी दिखेगा। भीमबेटका में देख लो पेंटिंग में कलर पेंटिंग वहाँ दिखती है। इस तरह से भीमबेटका की गुफाओं से तुम्हें जानकारी प्राप्त होती है। साथ में इसका जो स्थल मैंने बात किया वो कहा कि उत्तर प्रदेश में जो बेलन घाटी हो गया, महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र का जो बीजापुर और इनाम गांव का एरिया हो गया, केरल में तुम देखोगे चित्तूर हो गया, झारखंड में छोटा नागपुर का पठार, ये सब स्थल जो है वो वहाँ पे उच्च पूरा प्रशासन काल जिसको हम बोलते हैं अपर पैलोलिथिक कल्चर मिलती है। और साथ में अपर पैलोलिथिक कल्चर में आप देखोगे हड्डियों से बना औजार मिलेगा, फलक मिलेगा, ठीक है, इस तरह के हथियार मिलते हैं जो मैंने आपके साथ इस पॉइंट में डिस्कस किया। और ये सारे इंग्लिश में यहाँ पे लिखे हुए, इसको थोड़ा सा मैंने आपको हिंदी में बताने की कोशिश की है। अब देखिए हमने कंप्लीट किया पूरा पाषाण काल। अगला जो हमारा काल है वो है मेसोलिथिक।
मेसोलिथिक की जब मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो को अब यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ और अगली वीडियो छोटी सी वीडियो बनाता हूँ जिसमें मेसोलिथिक कल्चर को अलग से हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। और आप स्टे ट्यून्ड रहिए ब्लू आइज के साथ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तमिलनाडु की जितनी भी बुक्स हैं, 2 बुक हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, इसके चैप्टर वाइज छोटे छोटे वीडियोस दूँ ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे और आप चीज़ों को एक बार वीडियो को देख लेंगे तो समझ में भी आ जाएगी। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं आपके साथ, मेसोलिथिक कल्चर को लेकर के बात करेंगे, उसके इकोनॉमी को लेकर के बात करेंगे और साथ में जो थर्ड आपको देखेंगे कि मेसोलिथिक कल्चर में आपको बता दूं कि क्या क्या बात होगी। मेसोलिथिक के साथ आप देखेंगे कि इसमें हम बात करेंगे जो उनका हंटर होता था, गैदरिंग ऑफ द हिस्टोरिकल पीरियड होता था, उसमें कैसे वो गैदरिंग करते थे, कैसे वो कलेक्शन करते थे, कैसे वो शिकार करते थे, उसकी बात होती। और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके देखेंगे। और एक मैं बात बता दूं कि इस टॉपिक से आप मेंस का भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, यदि आर्ट एंड कल्चर का पार्ट हो वहाँ भी आ सकता है और साथ में एंशिएंट हिस्ट्री की बात होती है तो वहाँ भी आ जाती है। चैप्टर काफ़ी लंबी है जिसमें 2 वीडियो लेकर के आएंगे, नियोलिथिक और मेसोलिथिक का बात करूंगा, मेसोलिथिक और नियोलिथिक जो अगले टॉपिक्स में हम बात करेंगे, तो दोनों को लेकर चलेंगे और साथ में हम थोड़ा बात करेंगे इंडस सिविलाइजेशन। अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम बात करेंगे मेसोलिथिक और नियोलिथिक को लेकर के और साथ में इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर के बात करेंगे। और इसके वीडियोस के मेरे कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है आपको, क्योंकि देखिए ये तमिलनाडु की बुक है और ये हिंदी में नहीं आती है, लेकिन मैं बताऊं ये प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी तरह से बुक लिखी गई है और खास करके आपको यहाँ से कुछ फैक्ट्स मिलते हैं जो मैं यहाँ पे कवर करूँगा आपके लिए। तो मैं ये कहूँगा फ्रेंड्स, यदि आपको पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को और आप वैसे दोस्तों को भी शेयर करें जो हिंदी माध्यम में यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है तो आप इस चैनल को रिकमेंड कर सकते हो, वो आपको थैंक्स ही बोलेंगे। इतनी मैं अपने विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आप मिलते हैं अगले वीडियो में, मेसोलिथिक और नियोलिथिक कल्चर को लेकर के बात करेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच।